Dear students, please note the 3.9 question number. So dear student, now just see here, this is 3.9. Already I have solved this type of questions, right? Already I have solved. It is in the video, that is to find the total resistance. वो कुछ different नहीं है, application तो Kirchhoff's का ही है. So when we apply the Kirchhoff's rule, so let me highlight in this topic, right? ये तुम देख सकते हो यहाँ पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो हमारा सर्किट है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चंस जो मैंने अभी अभी दिया है. इन द क्वेश्चंस फर्स्ट वी हैव फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट. तो जरा गौर से देखो, द करंट आई इज कमिंग आउट फ्रॉम द मेन सोर्स, आई लिखा मैंने यहाँ पे. इसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने को मिल गया आई वन, मैंने यहाँ पे दे दिया. तो आई में से अगर आई वन चला जाएगा तो मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा आई माइनस आई वन, है ना. देखो आई वन यहाँ पहुँचने के बाद फिर से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो लेट मी राइट हियर आई टू एंड यहाँ पे बचेगा आई वन माइनस आई टू. इज इट क्लियर? ये आई टू टर्मिनल डी में पहुंच गया और ये करंट I माइनस आई वन पहुंच गया. एंड अकॉर्डिंग टू Kirchhoff's वी नो इफ बोथ द करंट विल रीच आई हैव टू अगेन डिस्ट्रीब्यूट, राइट. तो यहाँ पे एडिशंस आ जाएगा. एडिशंस मतलब ये दोनों करंट को ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे. देखो I माइनस आई वन प्लस आई टू एंड फ्रॉम हियर I1 माइनस आई टू रीच हियर एंड इफ आई एड बोथ आई विल गेट I एज यूजुअल. देखो माइनस प्लस आई टू कैंसिल, माइनस प्लस आई वन कैंसिल, ओनली I is left, वो I इधर आएगा. दिस इज अ रूल ऑल्सो. सो दैट मीन्स योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इज ओके. अब क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट यू डिसाइड हाउ मेनी वेरिएबल्स ऑफ करंट्स आर देयर. I1, I1 2 and I2 3. 1 2 3. So that means you have to take the 3 loops. Clear? So I have decided this is my first loop A B D A. Second loop is B C D B, and the third loop I will take compare with the cell. Is it right? So जब तुम कंपेयर करोगे सेल के साथ तो इस लूप को ऐसे भी ले सकते हो, बट मैंने ऐसे चूज इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे 3 है तो एक थोड़ा कम रहेगा तो मेरे लिए आसान रहेगा. Is it right? Okay. So I have decided this. So here I have written that loop ABDA, ABDA, BCDB, BCDB, and another is ABC. This is I have taken as E ले लिया मैंने, EA जो मैंने यहाँ पे लिखा ABCEA. So how we have written? Very simple. 10I1 क्योंकि सेम लूप है और डायरेक्शन ऑफ करंट भी सेम है. फिर यहाँ पे मैंने लिखा प्लस 5I2, यहाँ पे लिखा था प्लस 10I1. इज इट राइट? देख सकते हो तुम. फिर यहाँ पे आ गया 5I2 प्लस, ये देखो प्लस, बट यहाँ पे अगेंस्ट चला गया, माइनस हो गया, तो माइनस 5I1 माइनस. फिर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. माइनस ये अगेंस्ट के लिए, तो प्लस आ गया. नाउ आप डिसाइड कर लो. I1 एक है, देखो I is 1. I1 मेरे पास कितना है? 2 है. देखो 10 and 5, 15 लिखा मैंने यहाँ पे, और I2 मेरे लिए 1 है. इज इट क्लियर? आफ्टर दैट इसको कॉमन ले लो तुम. तो पहले मैंने कॉमन क्या लिया? नंबर को कॉमन लिया, 5 को कॉमन ले लिया. 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, ये लिखा 1 3 1. कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं. फिर मैंने साइन को भी कॉमन ले लिया ताकि फर्स्ट वाला टर्म्स को मैं पॉजिटिव रख सकूँ. ये इजी भी होता है तुम्हारे. इज इट राइट? माइनस कॉमन लेने से बाकी सब सिंबल चेंज हो जाते हैं, बस ऐसे ध्यान रखना है, सिंबल को चेंज करना है. फिर मैंने दूसरा लूप लिया. इन दिस लूप जस्ट सी, पहले ये वाला लूप देखो यहाँ से आ रहा है, तो 5I1 माइनस 5I2. आफ्टर दैट 10I, इज इट राइट? ये देखो अगेंस्ट है तो माइनस 10I, माइनस माइनस प्लस 10I1, फिर माइनस प्लस माइनस 10I2. फिर जब यहाँ से जाएगा वो भी अगेंस्ट होगा, तो माइनस 5I2 इक्वल टू 0. नाउ इसमें क्या करना है? इसमें फर्स्ट देख लो, I इज ओनली 1, 10I1. फिर I1 कितने देख लो, 1 2, तो 5 प्लस 10 15, 15 आ गया. I2 कितना? 1 2 3, 10 5 एंड 5 कितना हो गया? 20. एंड यहाँ पे फिर से मैंने क्या किया? पहले कोफिशिएंट नंबर को कॉमन ले लिया और इसके बाद साइन को भी कॉमन ले लिया. क्लियर? एंड इन द थर्ड लूप A B C E A, देखो यहाँ पे 10 of I1 प्लस 5 of I1, you can see 5 of I1, then 5 of I2, 5 of I2. फिर जब वो इधर से आएगा, फिर देखो सेल में घुस रहा है, माइनस से प्लस में जा रहा है, तो फर्स्ट आई विल राइट माइनस साइन. प्लस से माइनस में जाता तो प्लस साइन का इस्तेमाल करता, सो माइनस, हियर माइनस. फिर यहाँ पे देखो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, लूप भी सेम डायरेक्शन में, करंट भी सेम है,
सो इट इज 10i इक्वल टू 0. क्लियर. आगे 10 फिर वही एज यूजुअल. सो इन दिस वे यू फर्स्ट फॉर्म द 3 लूप्स. आगे का लूप्स मैं तुमको दिखाता हूँ इसमें. इज इट क्लियर. सो नाउ यू कैन सी पहले मैंने क्या किया, लूप 1 और 2 को मैंने सॉल्व किया. 1 and 2, you can see this is the number 1 and this is number 2. Is it clear? In this 1 and 2 have solved and I got this equation number 4. जिसमें से देखो मैंने I1 को कैंसिल कर दिया. अब मैं जब सॉल्विंग करूंगा इक्वेशन 1 या फिर अदरवाइज 2 बट विद द 3, इन दोनों को 3 के साथ, इन दोनों में से कोई भी है विद द 3. सो आई कंपेयर 1 and 3. ओके, अगेन आई गॉट इट एंड यू नो हाउ टू राइट दिस वन. पहले दोनों इक्वेशन को लिखो. जैसे तुमको यहाँ पे दिख रहा है देखो 3 3, तो ये तो कैंसिल ही हो सकता है इसमें, है ना. तो मैंने इसमें क्या कर दिया, कैंसिल करने के लिए यहाँ पे प्लस डाला. जबकि नीचे का जो भी इक्वेशन है उसमें चेंज करने से साइन को बाकी में भी चेंज करना है. तो मैंने यहाँ पे भी चेंज कर दिया, यहाँ पे भी चेंज कर दिया. इज इट राइट. तुमको पता है क्लास 10 में तुम कर चुके हो ऑलरेडी. दिस इज राइट. तो इस तरह से देखो ये कैंसिल हो गया. तो क्या बचा तुम्हारा, ये माइनस ये प्लस. प्लस माइनस माइनस होता है, इसमें माइनस आई आ गया. 2 and 1 1. हियर इट इज माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 and 1 5 हो गया. वी कैन से 5/2 इक्वल टू 0. सिमिलरली सॉल्विंग 1 and 3, 1 फिर से इक्वेशन आ गया और 3 यहाँ से मैंने इसको डाल दिया यहाँ पे. इज इट राइट. तो सॉल्विंग 1 and 3, इसमें भी वही है देखो. तो जैसे तुमने यहाँ पे I1 कैंसिल किया था, कीप इट इन माइंड कि दूसरे में सॉल्विंग में भी मैं I1 को ही कैंसिल करूंगा. और ऑलरेडी मेरे पास देखो 3 प्लस में माइनस है, तो दे आर ऑलरेडी कैंसिल. तो अगर ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, जैसे यहाँ पे डाला था, तो यहाँ डालने की जरूरत नहीं है, तो किसी में भी नहीं डालेंगे. तो 2 and 1 3, यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस होता है एंड 1 1 2 हो गया. इन दिस वे दिस इज ऑल्सो 2. नाउ सॉल्व 4 and 5. 4 and 5 सॉल्व करने से क्या होगा, I2 को अब मैं कैंसिल करूंगा. तो देखो I2 का जो कोफिशिएंट है 5 and 2, तो मैंने इसमें क्रॉस इसका वाला इसमें लिखना है और इसका वाला इसके में लिखना है, ताकि इसको कैंसिल कर सके. लिख लिया. 10 10 आ गया देखो. प्लस माइनस माइनस दोनों में है, लेकिन प्लस डालने से कैंसिल होगा, तो इसमें भी मेरे को सिंबल को चेंज करना है. यहाँ प्लस है तो माइनस डाल दिया. इन दिस वे आई गॉट इट. दिस I1 का वैल्यू मेरे को मिल गया. I1 वैल्यू इज व्हाट, 10/17. इज इट क्लियर. ओके, नाउ लेट मी सी द अदर पोर्शंस, है ना. तो मैं अदर पोर्शंस में जाता हूँ. इसमें यू कैन सी फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 4, जो तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 4 आया था, इसमें मेरा जो इक्वेशन नंबर 4 आया था उसी को मैंने यहाँ पे डाल दिया. देखो इसमें हियर I जो अभी भी निकला था मेरा 10/17, राइट. यहाँ पे मैंने वैल्यू डाला हुआ है और इस तरह से मैंने I2 निकाला और I1 निकाला. तो जब ये दो निकल जाएगा, अब ब्रांचेस में इजीली तुम बोल सकते हो. जैसे इस ब्रांच में I1 है, तो I1 का वैल्यू कितना है, 4/17. तो यू सिंपली से इट इज 4/17. I2 में कितना करंट है तुम्हारे पास, I2 में -2/17. यू कैन से 2 बाकी रहा ये वाला पार्ट. तो ये वाला पार्ट तुम इजीली माइनस करके निकाल सकते हो, है ना. I minus I1 कर लेना और ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर. थैंक यू. Dear student, please note the question number 3.10. Dear student, in the 3.10 you can see here it's very simple question, right. This is a meter bridge and we know meter bridge, what is the principle of meter bridge, it based on the Wheatstone bridge. So right, it based on the Wheatstone bridge. So this is meter bridge and this is the by principle. For example, P Q R S. So this is P by Q equal to R by S, which we write as an L and 100 minus L. Already you have discussed in the theory part. Clear? So now this is the Y is given and in this way X you find. So we have already find the X. I think ये बहुत आसान है. तुम ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल में लगाया और इस तरह से. नाउ क्वेश्चन इज A से लेके दिस बैलेंसिंग पॉइंट तक. बैलेंसिंग पॉइंट मेरा 39.5 में आ रहा है. सो 39.5 आई हैव रिटन. सो डेफिनेटली ये मेरा पूरा मीटर ब्रिज का 100 ही होता है. टोटल ओवरऑल इट्स 100 ऑलवेज. तो इसलिए मैंने यहाँ पे 100 minus L लिखा है. सो अगर 39 minus 5 minus 100 से अगर मैं 39.5 को माइनस करेंगे तो 60.5 विल कम एंड इन दिस वे आई गॉट इट. इट इज 8.16 नियर अबाउट 8.2. फिनिश. इन द सेकेंड दे हैव रिटन if x and y are interchanged then where the balancing point will come. तो when फिर से वही मैंने y को इधर किया, x को इधर किया, इंटरचेंज कर दिया और ये L और ये 100 minus L.
तो मैं फिर से L को निकाला यहाँ पे, तो कैसे निकाला? बाय द प्रिंसिपल। अगेन बाय यूजिंग द प्रिंसिपल यू कैन राइट हियर बाय प्रिंसिपल, इज इट राइट? बाय प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल। फिर से देखो y x l 100 माइनस s लिखा हियर। यहाँ पे मेरे को दोनों का वैल्यू पता है, x ऑल्सो आई नो दैट एंड y ऑल्सो आई नो दैट, एंड हियर आई पुट द वैल्यू, यहाँ दोनों डाल दिया मैंने इसमें देखो, और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा l का वैल्यू आ गया। सो मैं अब लिखूंगा, नाउ आई विल राइट दैट इज 60.4 फ्रॉम द पॉइंट n। तो यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम a। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, इज इट राइट? ओके, थैंक यू। Dear student, in the same question of 3.10 का C है ये तुम्हारा, so this is C part. So here they have asked कि तुम्हारा जो वीटर ब्रिज है उसका अगर मैं सेल और गैल्वेनोमीटर इफ आई इंटरचेंज, अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो क्या डिफरेंस आएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, इज इट राइट? सो फॉर दैट देखो ये मेरा सर्किट है सिंपल, P by Q R by S। Whenever we write P by Q you have to write R by S। अगर तुम Q by P लिखोगे तो S by R लिखना पड़ेगा। क्लियर? ओके, दिस इज द बैलेंस। आफ्टर इंटरचेंजिंग देखो गैल्वेनोमीटर की जगह सेल डाल दिया और इसके जगह सेल की जगह मैंने गैल्वेनोमीटर को प्लेस कर दिया। डन। आफ्टर डूइंग दिस नाउ टेल मी, क्या सेल इज कनेक्टेड बिटवीन द टू टर्मिनल? तो अगर ये दो टर्मिनल में कनेक्टेड है तो ड्राइंग तो मैं अंदर भी कर सकता हूँ, बाहर में भी ड्राइंग कर सकता हूँ। तो मैंने देखो बाहर में ड्राइंग किया इसको। और गैल्वेनोमीटर कहाँ पे कनेक्टेड है? बिटवीन दिस एंड दिस टर्मिनल। तो मैं बाहर ड्रॉ नहीं करके अंदर ड्रॉ कर लूँ। चलो अंदर ड्रॉ कर लिया, ये देखो इन दोनों टर्मिनल के बीच में लगा दिया। अब मेरे पास जो मीटर, ये भी देखो मेरा मीटर बीज बन गया ना, लेकिन अब की बार मैं बैलेंसिंग कैसे लिखूंगा? देखो R by P S by Q, R by P S by Q। तो अब ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो मैं कर ही सकता हूँ, R और ये S इधर आ गया और P ऊपर चला गया। देखो दिस एंड दिस आर सेम, so that means after interchanging galvanometer with a cell in the meter bridge specially there will be no change in the balancing point। मतलब ये है कि इसके जगह अगर मान लो तुम्हारे पास एक मीटर ब्रिज आता है like this, is it right? और नॉर्मल ये है तुम्हारा इसका सर्किट, और यहाँ पे सेल होता है ना, दिस इज P, ये है P और ये है Q, और ये बैलेंसिंग पॉइंट है ना। तो बैलेंसिंग पॉइंट सपोज 60 आ रहा है विथ अ सुइटेबल रेसिस्टेंस हियर एंड हियर, सपोज आ रहा है। अब तुमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को हटा दिया और इसमें यहाँ पे सेल को लगा दिया, और यही पॉइंट और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। तो भी देखना गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा? नल दिखाएगा। इट मींस नल पॉइंट मेरे को 60 में ही मिल रहा है। तो क्योंकि दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो और ये है मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल, ये खुद व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज से सर्किट बना के दिखाया कि देयर विल बी नो चेंज इन द बैलेंसिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? थैंक यू। डियर स्टूडेंट, प्लीज कॉपी द 3.12 एंड 3.13। डियर स्टूडेंट, नाउ इन द 3.12 दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पोटेंशियोमीटर है तुम्हारा। तो पोटेंशियोमीटर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक वायर नहीं, बहुत सारा सीरीज ऑफ वायर रहता है। तो यहाँ पे जो वायर है ए बी वो 100 सेंटीमीटर का नहीं हो सकता है, मे बी मोर देन दैट, बट मीटर बीच में 100 ही होगा। इज इट राइट? दिस इज द डिफरेंस। सो हियर इन द ए बी दिस मे बी एनीथिंग लेंथ, बट मेरा जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 35 में आ रहा है, और मेरे ख्याल से यही सर्किट हम लोग बनाते हैं पोटेंशियोमीटर में। एक सेल जो करंट फ्लो करवाता है पोटेंशियोमीटर वायर में, और ये सेल जिसका हम लोग ईएमएफ फाइंड करते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, उसको यहाँ बैठाते हैं, और दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह ए में होता है। हो गया। अब प्रिंसिपल कहता है कि जो भी इस वायर में, यहाँ पे बैलेंसिंग दिखा रहा है, जो भी इस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो उसके लेंथ पे डिपेंड करता है, यानी कि जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा पोटेंशियल। तो आई हैव रिटन द प्रिंसिपल V इज प्रोपोर्शनल टू L, और V क्या है तुम्हारा, ये यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है वो इस V यानी कि EMF के साथ पैरेलल में है। दैट मीन्स दे बोथ आर सेम, पैरेलल में पोटेंशियल सेम के वजह से। तो मैंने V की जगह 1.25 प्रोपोर्शनल टू 35 लिख दिया। आगे सिमिलरली अब इसको रिप्लेस करके दूसरा सेल लाया, उसका 63 में आ रहा है, लेकिन इसका वैल्यू नहीं पता है, तो उसका वैल्यू निकालना है। तो फिर से वही प्रिंसिपल इस्तेमाल किया। देखो E इज प्रोपोर्शनल टू 63। अब दोनों को मैं कंपेयर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों में जब
सेल जो करंट पास करवाता है वही हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट बनाता है, जो यहाँ आता है इक्वल टू के। प्रोपोर्शनल को अगर मैं लिखूं इक्वल में तो यहाँ पे के आता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो हियर बिकॉज ऑफ दैट आई हैव कंपेयर बोथ एंड आई हैव रिटन दिस इन द ऑर्डर, और यहाँ से मेरे को ई का वैल्यू मिल गया 2.25। इज इट क्लियर? थैंक यू।